गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडियन रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपकी यूपीएससी एग्जाम में और जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं। आप चाहें तो इन एमसीक्यूज को नेटवर्क की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट कर पाते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस समझा जाएगा। सिमिलरली 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस समझा जाएगा। ये जो अपर 2 ब्रैकेट्स हैं हम इसको सेफ जोन मानते हैं क्योंकि यहाँ पे 60% और उससे ज़्यादा का आपका स्कोर है जो कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए इनफ है। 4 to 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो इसे डेंजर जोन समझा जाता है बिकॉज यहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा या नहीं। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट के आने का वेट करते हैं और उसके बाद ही मेंस की तैयारी अच्छे से शुरू हो पाती है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में ऑफकोर्स चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो इस नीचे के जोन को डेंजर जोन कहा जाता है। तो डेंजर जोन कहने का रीजन यही है बिकॉज यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है कि एग्जाम क्रैक होगा या नहीं। तो कोशिश करिए अपर 2 ब्रैकेट्स में आने की। अगर नीचे भी स्कोर आता है देन डेफिनेटली आई टेल यू हाउ टू इंप्रूव इट। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज के पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रस्ट वोट के बारे में है और न्यूज़पेपर में ट्रस्ट वोट के बारे में बात करी गई थी बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। तो गवर्नर जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट आपको पता है ट्रस्ट वोट से मिलता जुलता है, से एसोसिएट करता है, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है ट्रस्ट वोट के बारे में। 1 by 1 उसको रीड करेंगे। पहली कहती है इट इंश्योर्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। ट्रस्ट वोट से पता चलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हाउस का कॉन्फिडेंस है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। इट एनेबल्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो इससे क्या होता है, ये अनेबल करता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी, किसके टुवर्ड्स, स्टेट लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसलिए बनाया गया, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर अभी चाहे तो फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकते हैं जब भी उसको लगता है कि गवर्नमेंट इन पावर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। तो उसको अगर ऐसा फील होता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी को लूज कर चुकी है, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुकी है, तो इन दैट सिनेरियो फ्लोर टेस्ट को कॉल किया जा सकता है। और उसी से रिलेटेड था आपका ट्रस्ट वोट। तो यस, ट्रस्ट वोट जो होता है वो इंश्योर करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। इसको और किस नाम से जाना जाता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसको कहा जाता है। एक और नाम से भी इसको जाना जाता है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ट्रस्ट वोट को, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और किस नाम से जाना जाता है। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तीसरी को देखते हैं। इट एनेबल्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। यस, देखिए जो आपका ट्रस्ट वोट होता है ये तो इंश्योर करता है ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस है और इससे ये भी पता चलता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी, जो गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था वो अभी भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस है। तो एक तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके टुवर्ड्स, स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका जो हाउस है वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके टुवर्ड्स उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है कि हम लोग चुन के आए थे, हम आज भी लोगों का ट्रस्ट जो है वो इंश्योर करते हैं, हम आज भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ये भी चीज़ प्रूव करी जाती है। तो आंसर यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि गवर्नर से रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के पास वेरियस पावर्स होती हैं, उसमें से एक पावर होती है डिस्क्रेशनरी पावर। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आती है। क्वेश्चन इसलिए बनाया गया बिकॉज हमने गवर्नर के बारे में अभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को ये राइट दे दिया है कि अभी फ्लोर टेस्ट जो होता है आप चाहे तो बुला सकते हैं जब आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो क्या ये आर्टिकल 162 है डिस्क्रेशनरी पावर का, 163, 164, 165? काफी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर आती है आर्टिकल 163 के अंदर। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल देंगे डिस्क्रेशनरी पावर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्रोडक्टिव रेशो, बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशो के ऊपर। कोरोना से रिलेट करता है ये जो बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशो है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 by 1 रीड करेंगे और बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट हु विल कैच डिसीज फ्रॉम वन कंटेजियस पर्सन टू अदर। तो इससे ये पता चलता है कि एक कंटेजियस पर्सन से दूसरे को अगर ये डिसीज होती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, हो सकता है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज आर नॉट। इसे आर नॉट के नाम से भी जाना जाता है। द लोअर द नंबर फास्टर डिसीज विल स्प्रेड। जितना नंबर छोटा होता है उतनी ही तेजी से जो डिसीज होती है वो फैलती है। सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए देखिए, मैंने आपको हिंट में ही बता दिया था कि जो बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो है वो कोरोना से रिलेट करती है और काफ़ी सारे और जो डिसीज़ होती हैं उससे रिलेट करती हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाती है कि ये जो डिसीज़ होती है, ये फैलती जिस तरीके से है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें BRR दैट इज R0 बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो से मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो जाती है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, इसे R0 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर होता है R0 का उतनी जल्दी डिसीज़ फैलती है। जितना कम नंबर उतनी देर से डिसीज़ फैलेगी, उतना स्लो यहाँ पे स्प्रेड होगा, लेकिन जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना फास्ट यहाँ पे स्प्रेड होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। R0 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखा जाता है नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कितने दिनों से किसी को ये डिसीज़ है, कितने लोगों को ये डिसीज़ है और प्रोबेबिलिटी क्या है इन्फेक्शन करवाने की। तो इससे R0 जो होता है वो निकलता है। और जितना बड़ा नंबर होगा, आप देख ही रहे हैं, ये जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने दिनों तक उनको बीमारी होगी, जितनी प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शन की ज़्यादा होगी, उतना बड़ा ये नंबर होगा और उस वजह से उतनी तेज़ी से ये बीमारी फैलेगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है यहाँ जिसे हम मास इम्यूनिटी कहते हैं या फिर हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बारे में भी बात करी गई है और ये कहा गया कि जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी इंक्रीज करती है और या फिर कहीं मास इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, उतनी जल्दी से नंबर जो होता है वो डाउन होता है। देखिए, इम्यूनिटी जितने ज़्यादा लोगों में, हर्ड का मतलब मासिस ही है, मासिस के अंदर जितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी ना, उतनी तेज़ी से बीमारी का जो पूरा ग्राफ है वो नीचे आएगा। हमने केरला में भी यही चीज़ देखी है। जो ग्राफ है अभी वो एक तरीके से प्लेटू कर रहा है और अभी आगे आने वाले टाइम में वो नीचे जाने की उसकी जो हम एक एक्सपेक्टेशन है वो कर सकते हैं। तो जितनी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी लोगों के अंदर, उतनी वो खुद भी उस डिसीज से नहीं सफ़र करेंगे और दूसरों को भी स्प्रेड नहीं करेंगे। इसका एक ग्राफ है जो आप देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये जो डिसीज़ है इसका ग्राफ आपने ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो उसी तरीके से ये चीज़ है, एक पेशेंट जो होता है वो 2 लोगों को स्प्रेड करता है और वो फर्दर 2 लोगों को स्प्रेड करता है और इस तरीके से जो नंबर है वो एक काफ़ी बड़ा नंबर इंक्रीज हो जाता है और इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्राई के बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्राई। तो ट्राई की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इट इज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट के एक्ट से ये बनी है। TD सेट was set up to adjudicate any dispute between a licensor and licensee। TD सेट जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? वो लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए बनाई गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ट्राई की बात करें तो यस, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसे बनाया गया। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इस एक्ट का नाम है ट्राई या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड, TD सेट की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो नाम से पता चल रहा है कि एक ट्रिब्यूनल है जो कि डिस्प्यूट्स को ही एडजुडिकेट करने के लिए बनाई गई होगी। किसके बीच में? लाइसेंसर एंड लाइसेंसी के बीच में। तो हमारा जो आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से ए हो जाएगा। अब पूछा जाए कि ट्राई के बारे में क्वेश्चन क्यों बनाया, बिकॉज रिसेंटली ट्राई ने कहा है कि जो सेट टॉप बॉक्सेस होते हैं ना, इनके अंदर भी हमें इंटरऑपरेबिलिटी ला देनी चाहिए। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि जो हमारे नेटवर्क्स होते थे, जो फोन के हमारे नेटवर्क्स होते थे, जो टेलीकॉम टावर्स के हमारे जो नेटवर्क्स होते थे, सिम की इंटरऑपरेबिलिटी करी गई थी। जैसे मान लीजिए अगर आज आपके पास BSNL का सिम है और आप चाहते हैं उसे जियो में कन्वर्ट कर दिया जाए, या जियो का सिम है आप चाहते हैं उसको BSNL में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से सेट टॉप बॉक्सेस को भी इंटरऑपरेबल बना दिया जाए। ये जो चीज़ है, ट्राई ने ये जो चीज़ है ये कही है ताकि लोगों को यहाँ पे हर टाइम अलग सेट टॉप बॉक्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। अगर उनके पास मान लीजिए डिश का सेट टॉप बॉक्स है तो वो चाहें तो टाटा स्काई में जा सकते हैं, टाटा स्काई का है तो डिश में आ सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम है वो हमारे कस्टमर के पास होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा जो प्रस्ताव है वो रखा गया ट्राई के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि BR अम्बेडकर जी के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली हमने यहाँ पर उनकी एनिवर्सरी जो थी उसको ऑब्जर्व किया था और 3 स्टेटमेंट दी गई है उनके बारे में। पहली कहती है ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 RTCs। उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो थी उनमें पार्टिसिपेट किया था। He was a signatory to पूना पैक्ट in 1932 to support separate electorate। तो उन्होंने पूना पैक्ट को साइन किया था ताकि सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर नेहरूज इन्विटेशन टू बिकम मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। तो नेहरू जी के प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट किया था और 1947 में कैबिनेट में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ थे उसका जो पद था वो स्वीकार किया था। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करी जाए कि क्या वो मिनिस्टर ऑफ लॉ बने थे, यस, उन्होंने ये प्रस्ताव जो था नेहरू जी का वो भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन
अगर बात करी जाए कि क्या पूना पैक्ट में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया था, तो पूना पैक्ट 1932 यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ सपोर्ट नहीं किया था। एक्चुअली जॉइंट इलेक्टोरेट जो कि गांधी जी मांग कर रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो पैक्ट था वो साइन किया गया था। तो ये पैक्ट साइन करने का रीजन जॉइंट इलेक्टोरेट था और उन्होंने अपने आइडिया जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया वो प्रोपाउंड कर रहे थे उसको गिव अप कर दिया था इस पूना पैक्ट के बाद। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि अगेन बी आर अम्बेडकर जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर आर्टिकल्स अपीयर हो रहे हैं न्यूज़पेपर में ऑन एवरीडे बेसिस, तो इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चरल से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में अपीयर करती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल और जर्नल्स इज आर रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तीनों में से कौन से जर्नल जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखे हैं? सोचिए, तीन ऑप्शन है, एक है मूक नायक, सामंत, जनता। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए देखिए, मूक नायक जो था अंबेडकर जी ने 1920 में लिखा था, सामंत इसके बाद 1929 में, और जनता नेक्स्ट ईयर ही 1930 में लिखा था। तो तीनों ही जो यहाँ पर जर्नल्स हैं वो बी आर अम्बेडकर ने ही लिखे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मनरेगा के बारे में है और पूछा मनरेगा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सा कथन हमारा सही है। पहली कहती है द वर्क डज नॉट डिमांड एनी स्किल्ड लेबर। ये जो पर्टिकुलर हमारा मनरेगा का काम होता है इसके अंदर कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर्स द 50% कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर। तो इसके अंदर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अनस्किल्ड लेबर का 50% का जो कॉस्ट होता है उसको बियर करती है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 65% ऑफ द वर्क। तो इसके अंदर जितना भी काम कराया जाता है उसके अंदर जो 65% है वो एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटी से ही आता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, मनरेगा में मेन चीज़ है ही यही कि इसके अंदर कोई आपको स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए। अगर स्किल्ड लेबर चाहिए होते तो वो किसी और जगह जाके काम करते, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास स्किल नहीं है, इसी वजह से मनरेगा के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। इसके अंदर 18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को जो कि वॉलंटरली काम करना चाहते हैं किसी भी घर के, उनको लिया जाता है। सेकंड बात करें कि अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट बियर करी जाती है, तो इसमें 100% जो कॉस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। यहाँ पे 50% का काम नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ मटीरियल है वो 75:25 में डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब बात करी जाए कि इसके अंदर काम किस तरीके का करवाया जाता है, अगर आप गाँवों में विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कुआं खुदवाना होता है या तालाब बनवाना होता है, तो इस तरीके के जो डेवलपमेंटल काम होते हैं ना वो इसके अंदर करवाए जाते हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चरल या उससे मिलती जुलती चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है। 65% जो चीज़ें इसके अंदर बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या उससे मिलती जुलती चीज़ों से रिलेट करती है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो होगा बी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये जो है दोनों ही ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इन्फ्लेशन के ऊपर है। इन्फ्लेशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर गुड्स भी होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं, और उसके जो प्राइसेस राइज करते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। एक आप कह सकते हैं मिडिल लेवल का जो कहते हैं ना, मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन, वो हर इकोनॉमी में उसकी जरूरत होती है, हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो मैं आपको बताऊं, इन्फ्लेशन में होता ही यही है, जो प्राइस राइज होते हैं ना हम उसी को ही कहते हैं। प्राइस आपके जो राइज हो रहे हैं उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इसके अंदर हम गुड्स को तो लेते ही हैं और साथ में सर्विसेज को भी लेते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज का जब भी प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी में जरूरत होता है, एक तरीके से उसे ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है। अब क्यों मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जरूरत पड़ता है किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए? हमेशा कहा जाता है कि कुछ प्रतिशत जो इन्फ्लेशन है वो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन नहीं होता है तब भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन होता है, उसे माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए वो एक तरीके से ग्रीस का काम करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। और अगर बात करी जाए कि इसको कौन मेजर करता है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। इसको इवेल्युएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री है दैट इज मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि मॉस्पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इन्फ्लेशन वैल्यूएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि रेपो रेट के बारे में है। अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। रेपो रेट के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है, वन बाय वन रीड करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर जो आपने अभी इन्फ्लेशन देखा, रेपो रेट देखा, इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिकॉज रिसेंटली ये जो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो न्यूज़पेपर में अपीयर कर रहे थे। रेपो रेट की पहली स्टेटमेंट कहती है रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, हो सकता है। सेकेंड, एन इंक्रीज इन रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू टेक मनी। अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो उससे बैंक्स को एनकरेजमेंट मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए। तो मान लीजिए ये रेपो रेट है, ये जितनी ज़्यादा होगी बैंक उतना ज़्यादा पैसा लेंगे, ये भी हो सकता है। थर्ड, इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज द मनी सप्लाई। जितनी रेपो रेट इंक्रीज होगी उतनी मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई जो है वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, ये बात तो ठीक है। और रिवर्स रेपो में ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करते हैं। ये आपने लास्ट मॉक टेस्ट में देख लिया है, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेकिन पहली स्टेटमेंट ठीक होने के बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी है वो गलत है, क्योंकि इंक्रीज इन रेपो रेट एनकरेज बैंक टू टेक मनी। नाउ रेपो रेट जब इंक्रीज होती है मतलब आरबीआई ने कहा कि पहले मैं आपको 5% पे पैसा दे रहा था, अब मैं आपको 6% पे पैसा दूंगा, तो क्या कमर्शियल बैंक लेना चाहेंगे? देखिए 5% में तो वो ले रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ बैंक्स ऐसे हों, कुछ कमर्शियल बैंक्स ऐसे हों जो कि रेट बढ़ने की वजह से अब पैसा ना ले। तो इंक्रीज इन रेपो रेट डज नॉट एनकरेज बैंक्स टू टेक मनी, रादर ये डिस्करेज करता है बैंक को। क्योंकि जितने ज़्यादा, मान लीजिए आप भी हो, अगर यहाँ पे कमर्शियल बैंक की जगह मान लीजिए आप हैं, अगर आपको पहले 5% पे पैसा दिया जा रहा था तो आप पैसा ले रहे थे, हो सकता है 6% पे आप ना लो, हो सकता है 8% पे ना लो, हो सकता है 9% में ना लो। तो जितनी ज़्यादा रेट बढ़ेगी उतना डिस्करेजमेंट मिलता है बैंक को पैसा लेने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। एनकरेज नहीं करती है रेपो रेट इंक्रीज, डिस्करेज करती है। और इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज मनी सप्लाई कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो 5% पे काफ़ी सारे बैंक्स पैसा ले रहे थे, लेकिन 9% पे सिर्फ कुछ ही बैंक पैसा ले रहे हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हैं, और ये पैसा देंगे आगे इन्वेस्टर्स को। 5% पे जो पैसा था 100 करोड़ उठाया गया डिफरेंट बैंक्स के द्वारा, और ये जब 5% 8% हो गया तो काफ़ी सारे बैंक्स पीछे हट गए। उन्होंने कहा इतनी बड़ी रेट पे हम पैसा नहीं लेंगे, और उन्होंने सिर्फ 40 करोड़ ही बैंक से उठाए, ठीक है, आरबीआई से। अब पहली सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स को देने के लिए 100 करोड़ है बैंक्स के पास, और दूसरी कंडीशन के अंदर 40 करोड़ है, तो मनी सप्लाई ज़्यादा कहाँ होगी? पहली सिचुएशन में होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 100 करोड़ रुपए बैंक के पास है इन्वेस्टर्स को देने के लिए और स्टार्टअप्स में देने के लिए, लेकिन सेकंड कंडीशन में सिर्फ 40 करोड़ है। तो जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट कम होती है उतना ज़्यादा पैसा बैंक उठाता है और उतना ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टर्स को मिलता है। लेकिन अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है तो वो पैसा कम उठाया जाता है बैंकों के द्वारा, और जितना पैसा कम उठाया जाएगा उतना ही आगे कम दिया जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही यहां पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में है, और पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है इट प्रोवाइड्स अ सम एश्योर्ड ऑफ 10 लाख पर फैमिली। 10 लाख का पर फैमिली सम एश्योरेंस जो है इसके अंदर दिया जाता है। द सम इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। जो ये पैसा दिया जाता है ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए दिया जाता है। द बेनिफिशरीज आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम बीपीएल डेटा। इसके अंदर बीपीएल डेटा को यूज किया जाता है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी कोविड-19 के ऊपर टेस्ट कराए जा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइवेट जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो पर टेस्ट का 4500 रुपये आपसे चार्ज कर रही है। लेकिन जो लोग इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनके लिए जो कोविड-19 का टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सम एश्योर्ड दिया जाता है वो 10 लाख का नहीं है, वो 5 लाख पर फैमिली दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द सम इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए पैसा दिया जाता है। सेकेंडरी के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज होती है वो नहीं आती है, टर्शरी के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज है वो आती है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और आपको पता ही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बीपीएल डेटा को ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, वो एसईसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सही है और बाकी दोनों गलत है। एक बार देख लीजिए और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इस स्कीम के अंदर 10 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया और 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया। 5 लाख पर फैमिली इसके अंदर दिया जाएगा। और जो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर इलाज की जो यहाँ पे फैसिलिटीज है वो मुहैया करवाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा।
चलिए, तो सबसे पहले हमने ट्रस्ट वोट के बारे में डिस्कस किया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कॉन्फिडेंस को ये दिखाता है, इसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की टुवर्ड्स द हाउस ये इंश्योर करता है। आपको बताना है कि ट्रस्ट वोट को और किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, वो क्या होती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर्टिकल 163 के अंदर आती है। देन हमने देखा था बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशो के बारे में, इसको R0 भी कहा जाता है, और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है आपको कि किस व्यक्ति से डिसीज हो सकती है और कितने इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी रहती है। ये हमने पूरा जो जैसे नेटवर्क होता है उसको देखा था किस तरीके से डिसीज जो है वो फैलती है। फिर ट्राई के बारे में डिस्कस किया था, ट्राई ने इंटरऑपरेबिलिटी की बात करी है, सेट ऑफ बॉक्सेस को लेकर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई थी, TD सेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर देन नेक्स्ट हमने BR अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस किया था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने पूना पैक्ट को साइन करने के बाद जॉइंट इलेक्टोरेट्स के लिए अपनी सहमति दी थी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उनको कहा था कि आप मिनिस्टर ऑफ लॉ बनिए हमारी कैबिनेट के अंदर। फिर उन्होंने जो जर्नल्स लिखे थे, मूक नायक, सामंत, जनता, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन मनरेगा के बारे में देखा था कि इसके अंदर स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, अनस्किल्ड होते हैं, इसी वजह से हम उनको यहाँ काम पे लगाते हैं। 65% जो काम कराया जाता है वो एग्रीकल्चरल या उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़ में कराया जाता है। अगर अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट की बात करें तो 100% जो इसके अंदर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और जो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट होती है वो 75:25 के रेशो के अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। फिर हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा था, जब प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, चाहे वो गुड्स का हो और सर्विसेज का हो। मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, क्यों अच्छा माना जाता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। फिर हमने रेपो रेट के बारे में डिस्कशन किया था, और यहां मैंने आपको बताया था कि RBI जो पैसा कमर्शियल बैंक्स को देते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। इंक्रीज अगर ये होती है तो उतना पैसा कम दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इसी वजह से मनी सप्लाई भी कम होती है। फिर लास्ट में हमने देखा था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। 10 लाख पर फैमिली इसमें बेनिफिट नहीं होता है, इसमें जो बेनिफिट है वो 5 लाख पर फैमिली है। सेकेंडरी टर्शरी केयर इसमें प्रोवाइड करी जाती है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को यूज किया जाता है। 10 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया, 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया है। इसके अंदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे हमारी रिविजन जो है वो कंप्लीट होती है। और लास्ट जो हमने कॉन्टेस्ट किया था उसकी जो विनर है वो है श्रुति चंदेल, जिन्होंने यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो करेक्ट बताई है। श्रुति, आप मुझे इस मेल आईडी पे बता दीजिएगा कि आपको जो कंपाइलेशन है मंथली वो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। मार्क्स देख लेते हैं। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आपके मार्क्स है देन यू हैव टू वर्क हार्ड। कोशिश करिए आप एनालाइज करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है एवरीडे बेसिस पे, और उस पैटर्न को समझ के गलती को दूर करने की कोशिश करिए ताकि वो UPSC एग्जाम में अपीयर ना हो। और अपने जो नोट्स बनाए होंगे ना उसको रिवाइज जरूर करिएगा, नहीं बनाया तो MCQs को जरूर रिवाइज करिएगा। जो बेसिक बुक्स हैं उसको जरूर रिवाइज करिएगा ताकि जो गलतियाँ यहाँ पर हुई है नॉलेज गैप की वजह से वो दोबारा से ना हो। वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।